गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट की थी, जहाँ पे अपन ने कल हार्मोनल रेगुलेशन देखा था, कैसे हार्मोन्स जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। वहाँ पे हमने कंप्लीट किया था। ओके, गुड इवनिंग माय सेल्फ मोनिका यादव। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ओके, उसके बाद हमने हार्मोनल रेगुलेशन देखा था कि कैसे जो है वो हार्मोन्स हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आज जो है हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो कंटिन्यू करें हम हमारा आज का टॉपिक जो कल लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था पहले, सबसे पहले कि कैसे जो है हार्मोन्स हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं। ओके, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि अगर हार्मोन्स हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, अगर हार्मोन्स नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, है ना। अगर हार्मोन्स हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी, अगर हार्मोन्स नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। ओके, प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा और एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है, अभी भी हम वापस से समझेंगे सभी का। एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है कि जो एस्ट्रोजन जो है, जैसे ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर की ग्रोथ करवाने के लिए, ओके, एंडोमेट्रियम जो लेयर है हमारी, उस एंडोमेट्रियम लेयर की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो हमने लास्ट क्लास में समझा था। हमें खुद नहीं पता है लक्ष्मी, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, उसके बाद वैसोडाइलेशन होगा। हां, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेजेंट रहेगा पूरे नॉर्मल की तरह और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या था कि ये क्या करवा रहा है कि मायोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं उन ब्लड वेसल्स को क्या करवा रहा है प्रोजेस्टेरोन, उन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवा रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का रिलैक्स होना यानी कि वैसोडाइलेशन होना। अगर वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी तो ज्यादा न्यूट्रिशन की सप्लाई होगी किसको, बच्चे को, है ना। इसीलिए क्या होती है, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चे को तो बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा और प्रेगनेंसी जो है वो पूरे 9 महीने तक मेंटेन हो पाएगी। ओके, समझ में आ गया। हां, अगर वैसोडाइलेशन होगा तो एंडोमेट्रियम को ब्लड जाएगा, 3 मंथ तक कोर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। हाँ, बिल्कुल सही है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये भी आएगा आगे, लेकिन याद हो, ठीक है। तो जैसे ओके, ठीक है, तो जीएनआरएच हम वापस एक बार ब्रीफली जो है हार्मोन्स का फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, उन हार्मोन्स की बात करें तो देखो सबसे पहले टोटल जो है वो 5 हार्मोन होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सबसे पहले जो हार्मोन हमने देखा था वो था जीएनआरएच हार्मोन। जीएनआरएच हार्मोन जिसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये होता है हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। सबसे पहले जीएनआरएच जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके ऊपर जाके काम करेगा, ठीक है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे क्या करेगा, काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किस चीज के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ये फंक्शन होता है जीएनआरएच का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जीएनआरएच का फंक्शन। अभी एक बार वापस से जो है हमारे हार्मोन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं वो देख लेते हैं, जिससे सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले जीएनआरएच का फंक्शन समझ में आ गया। जीएनआरएच क्या कर रहा है, सबसे पहले एफएसएच और एलएच को सीक्रेट करवाता है ना। और एफएसएच और एलएच हार्मोन में से भी सबसे पहले जो हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आके काम करेगा, हम स्टिमुलेशन की बात नहीं करवा रहे, सबसे पहले अगर बात करें वैसे तो जीएनआरएच काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करवा रहा है, दूसरे हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करवा रहा है, खुद काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ बात करें कि सबसे पहले काम कौन करता है ना, सबसे पहले काम कौन करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, कौन सा हार्मोन सबसे पहले काम करेगा, तो वो हार्मोन होता है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होगा, पिट्यूटरी से रिलीज होने के बाद ये जाके काम करेगा ओवरी के ऊपर। ओवरी के अंदर हमने देखा था कि ओवरी के अंदर बहुत सारे इमैच्योर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये ओवरी है, ओवरी के अंदर जो है बहुत सारे इमैच्योर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। उनमें से जो है वो जो इमैच्योर फॉलिकल है उनमें से किसी एक फॉलिकल को क्या करवाएगा, मैच्योर करवाएगा, ना किसी एक फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा। कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इमैच्योर फॉलिकल की किसी एक इमैच्योर फॉलिकल की क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। ये काम होता है किसका, एफएसएच का, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एक फॉलिकल ग्रोइंग फॉलिकल बनता है, इस ग्रोइंग फॉलिकल से नेक्स्ट जो है वो एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, जैसे कि लास्ट क्लास में भी देखा था कि ये जो यूट्रस है, यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर, उस एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर जाके काम करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। और एंडोमेट्रियम लेयर की क्या करवा देता है, ग्रोथ करवा देता है। जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी क्या करवा देता है, ग्रोथ करवा देता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोजन अपना काम करने के बाद एक और फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, जो एफएसएच हार्मोन बन रहा था पहले से, उस एफएसएच हार्मोन के सीक्रेशन को रिलीज को क्या करवा देगा, बंद करवा देगा। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एलएच हार्मोन, जो कि सेम पिट्यूटरी से रिलीज होगा, उसके सीक्रेशन को क्या करवा देगा, स्टिमुलेट करवा देगा, ओके। उसके बाद जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके काम करता है किसके ऊपर, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है उस फॉलिकल के ऊपर आके काम करता है। और ये क्या करेगा, एक तो जो है ओवुलेशन करवाता है, ठीक है, एक तो 40th डे के ऊपर जो है वो ओवुलेशन करवाता है, यानी कि ओवम को रिलीज करवाता है। दूसरा काम क्या करता है कि जो बचा हुआ फॉलिकल होता है, जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल होता है, उस ग्राफियन फॉलिकल को की कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। किसके अंदर कन्वर्ट करवा देगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, आगे जाके फिर से कॉर्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन बनेंगे, जिसमें मेजर अमाउंट में तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है और लेस अमाउंट में और मिनिमम अमाउंट में जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे कि अभी बताया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा कि मायोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उन ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, ये डायलेट कर देता है। जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जैसे ही ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो एंडोमेट्रियम लेयर को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिलेगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम फर्दर और ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आया समझ में। तो ये पूरा हार्मोन्स जो है, ये चारों पांच हार्मोन है हमारे, वो इसी सीक्वेंस के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फंक्शन करते हैं, ठीक है। और अभी जो है आगे हम फेजेस पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो और ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा, इनके बारे में क्लियर हो जाएगा। रेणु यादव, जो 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम 3 मंथ तक
3 मंथ तक मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है ना, कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारा उसी से प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है और प्रोजेस्टेरोन जो है क्या कर रहा है प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है। तो इनडायरेक्टली भी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कर रहा है, लेकिन 3 महीने तक जो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कर रहा है इसकी वजह से मेंटेन कर पा रहा है, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही मेंटेन कर पा रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या कर रहा है प्रोजेस्टेरोन को बना रहा है, ठीक है, इस वजह से वो प्रेगनेंसी मेंटेन हो पा रही है। येलो स्टेप्स अभी आगे हम जब फेजेस पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स, ठीक है, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम देख लेंगे वापस से क्वेश्चन खुद कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारी फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज की होती है, जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हर फीमेल के अंदर वेरी करती है। किसी फीमेल के अंदर 35 डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी फीमेल के अंदर जो है वो 28 डेज की होती है, किसी फीमेल में 30 डेज की होती है, किसी में जो है वो 32 डेज की होती है। लेकिन अगर एक एवरेज निकालें तो एक एवरेज जो ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 28 डेज का होता है। और ये जो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को टोटल 3 फेजेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसकी जो है वो टोटल 3 फेजेस होती हैं जिनको हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके प्लेसेंटा में कन्वर्ट नहीं होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो सिर्फ 3 महीने तक प्रेजेंट होता है और 3 महीने तक बच्चे को ना जो बच्चा जो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए, जो फीटस है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो है वो प्लेसेंटा रिस्पांसिबल होता है, ये सबको पता है। लेकिन प्लेसेंटा को पूरी तरीके से बनने में जो है वो 3 महीने का टाइम पीरियड लग जाता है। तो जब तक प्लेसेंटा फुली डेवलप नहीं हो जाता, फुली बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करवाता है, बच्चे को न्यूट्रिशन की सप्लाई करवाता है। कॉर्पस ल्यूटियम अलग स्ट्रक्चर है और प्लेसेंटा जो है वो अलग स्ट्रक्चर है। कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा और जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होगा, यूट्रस के अंदर डेवलप होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। ओके ओके, सभी बात समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस की। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको टोटल 3 फेजेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। देखो जो 28 डेज है उसको जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1 से लेके 5 दिन का जो पीरियड होता है ना, 1 से लेके 5 डेज तक का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को बोलते हैं हम फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो हमारी 28 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 1 से लेके जो 5 दिन का पीरियड है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद 5 डेज से लेके 14 डेज का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो 5 से लेके 14 दिन का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो 14 दिन से लेके 28 दिन तक का जो पीरियड होता है, 14 से लेके 28 डेज का जो टाइम पीरियड होता है, इसको बोलते हैं हम थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 डेज हैं उनको टोटल 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है 1 से लेके 5 दिन का पीरियड जो कि होती है हमारी पहली फेज, एक होता है 5 से लेके 14 डेज का पीरियड जो कि होती है हमारी सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होती है 14 डेज से लेके 28 डेज का पीरियड जो कि होती है हमारी थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको टोटल 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। 1 से लेके जो 5 दिन की जो पीरियड होता है वो हमारी फर्स्ट फेज के अंदर आती है, 5 से लेके 14 दिन का जो पीरियड होता है वो हमारी सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आती है, और 14 दिन से लेके जो 28 दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारी थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आती है। ओके, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहले फर्स्ट फेज ऑफ सबसे पहले लिखते हैं हमारी फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो हमारी जो तीनों फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो तीनों फेज है उनके दो नाम दिए गए हैं और तीनों फेज के दो नाम है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके भी दो नाम है। तो फर्स्ट फेज का पहला नाम है मेंस्ट्रुअल फेज या फिर इसे हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, या फिर ब्लीडिंग फेज जो है वो बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमारी सबसे पहली फेज है वो है फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, ठीक है। इस फेज की बात करें तो दिस फेज इज characterized by low hormonal level, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 1 से 5 दिन की फेज होती है, ठीक है, 1 से 5 दिन की फेज होती है। और इस फेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है लो हार्मोनल लेवल। इस फेज के अंदर क्या होता है कि इसको प्रोलिफरेटरी फेज नहीं कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फेज है, इसको मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली फेज का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है लो हार्मोनल लेवल। लो हार्मोनल लेवल का मतलब है कि क्या हो जाना, हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाना, कम हो जाना, है ना, हार्मोन्स का लेवल कम हो जाना। और इस फेज के अंदर जिन दो हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा उनका नाम है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। देखो जो ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज जो होती है स्टार्ट होती है। जब हमने लास्ट में देखा था कि जब लास्ट में कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बनी थी, ठीक है, सब लास्ट में जब क्या बनी थी, कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बनी थी। जब कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बनी थी तो कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर से दो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा था और एक जो है वो कम अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहे थे, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहे थे इससे कॉर्पस ल्यूटियम से। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 10 से 12 दिन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा 10 से 12 दिन के अंदर तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। और जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन इनहिबिट होगा तो उसकी वजह से हमारी जो है पहली फेज स्टार्ट होगी मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, ठीक है। इतना समझ में आया? जैसे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो खत्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे कि इन दोनों हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा तो हमारी जो मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस फेज के अंदर क्या होगा देखते हैं हम कि जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, प्रोजेस्टेरोन फंक्शन क्या कर रहा था, देखो प्रोजेस्टेरोन क्या काम कर रहा था, ये हमारा यूट्रस है, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम लेयर, उसके बाद जो बीच वाली लेयर है वो है बीच वाली जो लेयर है वो है हमारी मायोमेट्रियम लेयर। तो मायोमेट्रियम लेयर के अंदर पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स, मायोमेट्रियम के अंदर इस तरीके से जो है क्या होती हैं ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसका फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, प्रोजेस्टेरोन क्या काम कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है कि मायोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर रहा है,
है डायलेट कर रहा है ना, ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है डायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम के पास ब्लड की सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया है, लो हार्मोनल लेवल, लो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो डेवलप हो गया है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा है ना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होते ही क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स है मायोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं जो एंडोमेट्रियम को सप्लाई करवाई है, ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी है ना, क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम लेयर को ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और जैसे ही एंडोमेट्रियम लेयर को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या हो जाएगी, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो अब ये जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ये जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है, इस एंडोमेट्रियम ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये भी दो लेयर से मिलकर बनी होती है। एक तो नीचे की तरफ लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बेसल लेयर, ये जो लेयर है नीचे की तरफ लेयर होती है ये बेसल लेयर होती है, और जो ऊपर जो लेयर होती है जो ग्रो करती है एस्ट्रोजन के प्रभाव में, एस्ट्रोजन की वजह से जो लेयर डेवलप होती है उस लेयर का नाम होता है फंक्शनल लेयर। ये जो दोनों लेयर के नाम बता रही हूं मैं आपको वो किसके ही पार्ट है, ये एंडोमेट्रियम की ही दो लेयर है, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर जो है ये दोनों ही क्या है, एंडोमेट्रियम की ही लेयर है, ठीक है। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि बेसल लेयर जो होती है वो स्टिल रहती है ना, ये ग्रो करती है ना ये टूटती है, ठीक है। एस्ट्रोजन के आने से बेसल लेयर ना ही तो डेवलप करेगी ना ही प्रोजेस्टेरोन के चले जाने से ये टूटने लगेगी, तो ये बेसल लेयर है। फंक्शनल लेयर जो एस्ट्रोजन के प्रभाव से तो क्या होगी, डेवलप होने लगेगी, और प्रोजेस्टेरोन के चले जाने से क्या होगी, टूटने लग जाएगी, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो है वो सिर्फ फंक्शनल लेयर को डेवलप करवाता है, बेसल लेयर को डेवलप नहीं करवाता, ठीक है, क्योंकि बेसल लेयर जो है वो ना तो डेवलप होती है ना प्रोजेस्टेरोन की जाने पे टूटती है, जिसकी वजह से जो बेसल लेयर है इसको हम मेंटेनेंस लेयर बोलते हैं, मेंटेन लेयर बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, एस्ट्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए ये अपनी जैसे नॉर्मली प्रेजेंट होती है वैसे ही एस्ट्रोजन के आने पे प्रेजेंट होगी और वैसे ही प्रोजेस्टेरोन के जाने पे प्रेजेंट रहेगी, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है किसको डेवलप करवाता है, हमारी जो फंक्शनल लेयर है उसको क्या करवाता है, डेवलप करवाता है, और इसी फंक्शनल लेयर के डेवलप होने की वजह से जो हमारी एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्लियर है, आया समझ में। तो ये हो रहा है बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर के अंदर डिफरेंस। तो जैसे हमने बेसल लेयर को बोला कि बेसल लेयर मेंटेन लेयर होती है क्योंकि इसके ऊपर जो है हार्मोन का इफेक्ट नहीं आता है, उसी तरीके से फंक्शनल लेयर जो है जब एस्ट्रोजन आएगा तो ग्रो करेगी, डेवलप होगी और थिकनेस को बढ़ाएगी, और जब क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरोन चला जाएगा तो ये टूटने लग जाएगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शेडिंग लेयर बोलते हैं, ठीक है। सो बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम is known as maintain layer and functional layer of endometrium is known as shedding layer। shedding का मतलब होता है shed out मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। तो क्योंकि फंक्शनल लेयर डेवलप होती है, एस्ट्रोजन के आने पे डेवलप होती है, प्रोजेस्टेरोन की जाने पे क्या हो जाती है, टूटने लगती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, shedding layer बोलते हैं, ठीक है। जो बेसल स्पंजी कॉम्पैक्ट है वो तीन लेयर होती है, उनका रोल यहाँ पे नहीं है, उनका रोल आगे आएगा प्रेगनेंसी के अंदर। यहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है वो बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर के बारे में बात करें, उनका जो तीन लेयर है वो तीन लेयर होती है, वो बेसल लेयर की पार्ट होती है, उनका फंक्शन जो है हम आगे जब प्रेगनेंसी पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी और जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो उनके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर दो लेयर है, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के जाने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब ये ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या फंक्शनल लेयर को ब्लड की सप्लाई मिलेगी, नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फंक्शनल लेयर है वो टूटने लगेगी, ठीक है। फंक्शनल लेयर क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी, और जैसे ही फंक्शनल लेयर टूटेगी तो फंक्शनल लेयर के टूटने से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ही फंक्शनल लेयर टूटने लगेगी तो यूट्रस के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और उन कॉन्ट्रैक्शंस को करवाने के लिए एक स्पेसिफिक केमिकल रिस्पांसिबल होता है, और उस केमिकल का नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन और कौन से वाला प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ये होता है PGF2 अल्फा। जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है ये वाला प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि पहले तो क्या हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करवा रहा था, नॉर्मली वेसोडाइलेशन करवा रहा था जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ रही थी और फंक्शनल लेयर अच्छे से क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले जहां वेसोडाइलेशन हो रहा था प्रोजेस्टेरोन की वजह से, अब वहां पे क्या हो गया, अब वहां पे वेसोकंस्ट्रिक्शन डेवलप हो गया, और जैसे ही वेसोकंस्ट्रिक्शन डेवलप हुआ तो जो है जो एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वो क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, और जैसे ही फंक्शनल लेयर टूटने लगेगी तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्रस के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और उन कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए एक केमिकल रिस्पांसिबल होता है, और उस केमिकल का नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो स्पेसिफिक जगह पे कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रिस्पांसिबल होगा। ये जो होता है स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही जो है वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है। एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल का मतलब होता है सभी जगह, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर जगह, तो ये सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाएगा, सिर्फ यूट्रस के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही एंडोमेट्रियम लेयर टूटनी स्टार्ट होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाएगा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो टूटी एंडोमेट्रियम है ऊपर वजाइना की ऊपर वजाइना क्या हो जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमें वजाइना करने की मिलती है, ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है, इतना समझ में आया? हां ओके के लिखूंगा ये लाइन लीजिए, प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा इज रिस्पांसिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन स्पेसिफिक एरिया। जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है ये स्पेसिफिक एरिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रिस्पांसिबल होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम हुआ जिसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन डेवलप हुआ। वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर टूटने लगी, एंडोमेट्रियम के अंदर कौन सी फंक्शनल लेयर है वो शेड होने लगेगी। जैसे ही फंक्शनल लेयर टूटने लगेगी तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल है ये रिलीज होगा, इसके रिलीज होने से जो है यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे तो जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम है वो वजाइना के बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से हमें 1 से लेकर 5 दिन 28 दिन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 1 से लेकर 5 दिन जो है हमें ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? क्योंकि इस फेज के अंदर ब्लीडिंग कैसे हो रही है, हार्मोन का जो है हार्मोन के जाने की वजह से ब्लीडिंग हुई है, इस फेज के अंदर जो है हार्मोन के जाने की वजह से ब्लीडिंग हुई है, तो यहां पे ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को हम बोलते हैं विड्रॉल ब्लीडिंग। विड्रॉल का मतलब होता है विड्रॉल का मतलब चले जाते हैं, यहां पे कौन जा रहा है, यहां पे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जा रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो गया क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन यहां पे चले गए, और उनकी जाने की वजह से जो ब्लीडिंग शो हो रही है परवेजाइनली उस ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, हम विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो नाय लोग का जानवर मैं कुछ कहेगा तो विड्रॉल ब्लीडिंग जो है प्रेजेंट होगी इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे
करें कि जो ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सबसे पहली फेज है ब्लीडिंग फेज उसके अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग का अमाउंट कितना होगा। तो ये जो ब्लीडिंग है इसकी एवरेज अमाउंट की बात करें तो इसका एवरेज अमाउंट होता है 35 से लेकर 58 ml, 35 से लेकर 50 ml तक जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एवरेज ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज इज 35 टू 50 ml, 35 से लेकर 50 ml तक जो है वो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल फेज में। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ गया सबको, फर्स्ट फेज समझ में आ गया सबको, क्लियर है। तो ये जो है वो फर्स्ट फेज जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम मूव करते हैं हमारी सेकंड फेज की तरफ। तो हमारी जो सेकंड फेज है उसके भी दो ही नाम है। सेकंड फेज का सबसे पहला नाम है फोलिकुलर फेज। इसका दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। लास्ट फेज के अंदर हमने ड्यूरेशन लिखा था 1 से 5 दिन, तो वो भी ऐड कर लेना। ठीक है, जो लास्ट फेज है हमारी सबसे पहली फेज उसके अंदर ऐड कर लेना 1 से 5 दिन। और ये जो हमारी सेकंड फेज है इसको हम कहते हैं फोलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज का जो है वो ड्यूरेशन होता है 5 से लेकर 14 दिन तक। इसका ड्यूरेशन होगा 5 से लेकर 14 दिन तक की फेज होती है ये। पहले भी बिल्कुल सही लिख के दे दियो तुम भाई डाल। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड फेज होती है, सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके भी दो नाम है। उसका पहला नाम है फोलिकुलर फेज और दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, फोलिकुलर फेज इसलिए नाम देते हैं क्योंकि जो फोलिकुलर फेज है फोलिकुलर फेज के नाम दिया गया है, इसमें फोलिकल्स आते हैं, फोलिकल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए फोलिकल्स नाम दिया गया है। प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए नाम दिया गया है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ होना, है ना। प्रोलिफरेशन जो है वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्योंकि फोलिकल्स की जो सेकंड फेज है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की उसके अंदर फोलिकल्स की ग्रोथ को इंडिकेट करता है, नाम दिया गया है फोलिकुलर फेज। ओके, आगे कंटिन्यू करें। फोलिकुलर फेज फोलिकुलर फेज नाम दिया गया है क्योंकि फोलिकुलर फेज किसी फोलिकल साइकिल फेज है, ये है फोलिकल ग्रोथ होगा मैच्योर होने वाला उसके अंदर एक दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि प्रोलिफरेशन वर्ड का मतलब ये होता है ग्रोथ। प्रोलिफरेशन का मतलब ये है क्या ग्रोथ, क्योंकि इस फेज के अंदर जो हम जो फोलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फोलिकल जो है ग्रो होगी, है ना। तो इसलिए जो है इसका नाम दिया गया है प्रोलिफरेटिव। हाँ, मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज है वो यूट्रस के अंदर होगी। मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज है वो यूट्रस के अंदर होगी और जो हमारी प्रोलिफरेटिव फेज और फोलिकुलर फेज है ये कोरिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने पहली फेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा था, जैसे इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई हार्मोनल लेवल। क्योंकि जो सेकंड फेज है उसके अंदर हार्मोन्स का जो लेवल है वो हाई रहेगा, इसलिए जो सेकंड फेज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हाई हार्मोनल लेवल। ओके, बैक करना है, अभी तक दिखा लिया। ओके, जल्दी लिखो। ठीक है, तो जो सेकंड फेज है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाई हार्मोनल लेवल। अब समझना इस जो ये जो सेकंड फेज है इसके अंदर सारे हार्मोन्स का लेवल जो है हाई रहेगा, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाई हार्मोनल लेवल। अब इस फेज के अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर जो सबसे पहला हार्मोन आएगा वो हार्मोन होगा हमारा एफएसएच। सबसे पहले एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। सबसे पहले एफएसएच हार्मोन जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, एफएसएच हार्मोन रिलीज होगा तो आगे एक्ट करेगा ओवरी के ऊपर। जैसे ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर बहुत सारे इमैच्योर फोलिकल, ठीक है, ओवरी के अंदर बहुत सारे इमैच्योर फोलिकल हैं। ये जो इमैच्योर फोलिकल है इन इमैच्योर फोलिकल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ग्रेनुलोसा लेयर, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एफएसएच हार्मोन जो है वो एक्ट करेगा, एक्ट ऑन इनर लेयर ऑफ फोलिकल। फोलिकल की जो अंदर वाली लेयर है ग्रेनुलोसा लेयर, उस पे जाके क्या करेगा, ये एक्ट करेगा। ग्रेनुलोसा लेयर पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। और जो फोलिकल है, जो इमैच्योर फोलिकल है, उस इमैच्योर फोलिकल की ग्रोथ करवाएगा कौन, एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन जो होता है वो इमैच्योर फोलिकल की ग्रोथ करवाता है। और जो फोलिकल की जो ग्रोथ होती है वो 5 स्टेजेस में, ना टोटल 5 स्टेजेस के अंदर जो है क्या होती है, फोलिकल की ग्रोथ कंप्लीट होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो है वो बनता है, सबसे पहले जो है वो प्राइमोर्डियल फोलिकल बनेगा। यहाँ पे जो हम स्टेजेस लिख रहे हैं फोलिकल्स की, उनमें से ये जो इमैच्योर फोलिकल है इनमें से कोई एक इमैच्योर फोलिकल जो है उसकी ग्रोथ होगी, तो उसकी ग्रोथ हम इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले इमैच्योर फोलिकल से जो है वो प्राइमोर्डियल फोलिकल बनेगा, फिर प्राइमोर्डियल फोलिकल से जो है वो प्राइमरी फोलिकल बनेगा, प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल बनेगा, सेकेंडरी फोलिकल से जो है वो एंट्रल फोलिकल बनेगा, और लास्ट में जाके एक इमैच्योर लास्ट में जाके एक मैच्योर फोलिकल का फॉर्मेशन होगा, जिसके बारे में यहाँ भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एफएसएच हार्मोन का काम देखिए। एफएसएच हार्मोन का काम ये होता है कि ये क्या करता है, जो इमैच्योर फोलिकल है इन इमैच्योर फोलिकल में से कुछ फोलिकल्स की जो क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, और लास्ट में जाके सिर्फ एक ही इमैच्योर फोलिकल जो क्या होता है पूरी तरीके से ग्रो हो पाता है। ठीक है, एफएसएच क्या करेगा, इन इमैच्योर फोलिकल में से सबसे पहले प्राइमोर्डियल फोलिकल बनाएगा, प्राइमोर्डियल फोलिकल से प्राइमरी फोलिकल बनाएगा, प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल का फॉर्मेशन होगा, और लास्ट में जाके पूरा ग्रोइंग फोलिकल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं एंटेरल फोलिकल। ठीक है, तो एफएसएच का काम क्या होगा, ग्राफियन फोलिकल आगे बढ़ेगी। अभी वो जो एफएसएच हार्मोन है वो सिर्फ ग्रोथ करवाएगा, एफएसएच हार्मोन क्या करवाएगा, सिर्फ ग्रोथ करवाएगा फोलिकल की। और जो ग्राफियन फोलिकल है वो मैच्योर फॉर्म होती है ना, मैच्योर फॉर्म होती है, ग्रोथ और मैच्योरेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सिर्फ ग्रोथ करवाने के लिए एफएसएच हार्मोन रिस्पांसिबल होगा। सबसे पहले प्राइमोर्डियल फोलिकल बना, फिर प्राइमरी फोलिकल बना, फिर सेकेंडरी फोलिकल बना, फिर एंट्रल फोलिकल बना। एंट्रल फोलिकल होता है वो पूरा ग्रोइंग फोलिकल होता है। ठीक है, जैसे कि पूरा ग्रोइंग फोलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, जैसे ही पूरा ग्रोइंग फोलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस ग्रोइंग फोलिकल से जो है यहाँ पे पूरा ग्रोइंग फोलिकल का मतलब जो ग्रो हो चुका है फोलिकल पूरी तरीके से, यानी कि इसका मतलब है एंट्रल फोलिकल, इसका मतलब है एंट्रल फोलिकल। तो इस जो ग्रोइंग फोलिकल है उस फोलिकल से जो है हार्मोन रिलीज होगा, उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जो फोलिकल की ग्रोथ हो चुकी है पूरी तरीके से, उस फोलिकल से हार्मोन रिलीज होगा, उस हार्मोन का नाम होगा एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का फंक्शन हम बहुत बार स्टडी करके बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन की जो एंडोमेट्रियम की सबसे यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसकी ग्रोथ करवाएगा। और उसके अंदर भी कौन सी लेयर की ग्रोथ करवाएगा, सिर्फ फंक्शनल लेयर की। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो
10,000 रुपया लाए, 10,000 में 10 पैसा नहीं रखे। प्रोड्यूस ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के अंदर भी सिर्फ जो है ये फंक्शनल लेयर की ही क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है एंड्रोजन फॉलिकल के बाद कुछ लिखा नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, वो आगे आएगा। उसके बाद ग्राफिक फॉलिकल आएगा, ग्राफिक फॉलिकल के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एंड्रोजन फॉलिकल जो पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है, उस एंड्रोजन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में जाएगा और उसकी क्या करवा देगा, ग्रो करवा देगा, ग्रो करवा देगा। जैसे एंडोमेट्रियम लेयर ग्रो करेगी, हमें पता है एंडोमेट्रियम लेयर ठीक हो जाएगी। अगर हम बात करें एंडोमेट्रियम की थिकनेस की, अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस की बात करें कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होती है हर स्टेज के अंदर, लल्लन खाली तो लल्लन नाम और डेट ऑफ बर्थ 2023। तो देखो जो हमारी सबसे पहली फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हमारी सबसे पहली फेज होती है फर्स्ट फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो सिर्फ फर्स्ट फेज के खत्म होने पे है ना, फर्स्ट फेज के अंदर फर्स्ट फेज के खत्म होने पे एंडोमेट्रियम सिर्फ 0.5 mm थिक होती है। फर्स्ट फेज के एंड तक जो एंडोमेट्रियम है सिर्फ 0.5 जो है 0.5 mm थिक होती है, 0.5 mm थिक होती है। सेकंड जो फेज है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सेकंड फेज है, इस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम 2 से 3 mm थिक होगी। थर्ड फेज के अंदर जो है एंडोमेट्रियम 5 से लेकर 6 mm तक मोटी हो जाएगी। और जो थर्ड फेज के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के अंदर एंडोमेट्रियम कितनी हो जाएगी, 8 से 10 mm मोटी हो जाएगी। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर एंडोमेट्रियम 8 से 10 mm तक क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन है एंडोमेट्रियम की क्या करवाना, ग्रोथ करवाना। अब हमने देखा एंडोमेट्रियम की थिकनेस की बात करें तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस अलग-अलग फेजेस में कितनी होती है। सबसे पहली फेज के अंदर एंडोमेट्रियम सिर्फ 0.5 mm थिक होती है। सेकंड फेज के अंदर जो है एंडोमेट्रियम 2 से 3 mm थिक होती है। थर्ड फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम 5 से 6 mm तक थिक होती है। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो यही एंडोमेट्रियम 8 से 10 mm तक क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया सबको? रिपोर्ट जाई लगे। आगे कंटिन्यू करें, लिखिए सबने। अब देखो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन अपना मेन फंक्शन कर रहा है क्या, कि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवा रहा है। उसके बाद क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, एफएसएच का जो सीक्रेशन हो रहा था उसको तो बंद करवा देगा, और जो एलएच का सीक्रेशन है उसको क्या करवा देगा, स्टिमुलेट करवा देगा, एलएच का सीक्रेशन करवाएगा। लेकिन जो एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है एफएसएच के सीक्रेशन को बंद करवा देगा और एलएच के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करवा देगा। लेकिन यहां पे एलएच हार्मोन कब सीक्रेट होगा, एलएच हार्मोन एक कंडीशन पे ही क्या हो पाएगा, रिलीज हो पाएगा। और वो कंडीशन क्या है, जब एस्ट्रोजन हार्मोन अपने पीक लेवल पे चला जाएगा है ना, जब एस्ट्रोजन हार्मोन अपने पीक लेवल पे जाएगा तभी जाके क्या होगा, एलएच हार्मोन का सीक्रेशन होगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो 12th डे पे है ना, जो हमारी सेकंड फेज है वो कब से कब तक की है, 5 से लेके 14 दिन की है ना। तो 12वें दिन के ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 12वां दिन होता है 12th डे के ऊपर जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन बिकम मैक्सिमम at 12th day of menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 12th डे होता है उस 12th डे के ऊपर जो है एस्ट्रोजन हार्मोन अपने पीक लेवल पे, ठीक है। जब क्या होगा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन का पीक लेवल होगा तो इसके पीक लेवल होने की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और अब बारी आती है किसकी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है एलएच सर्ज के बारे में। एलएच सर्ज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एलएच सर्ज की अगर बात करें, एलएच सर्ज का मतलब क्या होता है, तो देखो 12th डे के ऊपर है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12th डे के ऊपर जो है वो एलएच हार्मोन का ब्लड के अंदर आ जाना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का 12वें दिन के ब्लड के अंदर आ जाना ही क्या कहलाता है, एलएच सर्ज कहलाता है। The presence of LH in blood is called LH surge, ठीक है। ब्लड के अंदर जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस को ही हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लड के अंदर आता कब है, सबसे पहले कब प्रेजेंट होगा, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सबसे पहले ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी ब्लड के अंदर रिलीज होना सबसे पहले कब स्टार्ट होगा, तो अभी बताया सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड के अंदर जो है वो 12th डे के ऊपर जो है रिलीज होना स्टार्ट होता है। 12th डे के ऊपर जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड के अंदर आएगा। अब बात करें ये तो देख लिया कब आएगा, 12th डे पे आएगा। अब बात करें मैक्सिमम कब आएगा, अपने पीक लेवल पे कब आएगा, तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है 14th डे पे है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होगा उस 14th डे के ऊपर जो करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है वो पीक पे कब होता है, तो 14th डे पे जो है वो इसका लेवल जो है पीक करेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया सबको? देखो जो ओवुलेशन हम काउंट करते हैं, ओवुलेशन जो हम काउंट करते हैं है ना, ओवुलेशन जो हम काउंट करते हैं वो हमारे जैसे 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हमारे 28 दिन में से जो है वो हमारी लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसका हम ओवुलेशन काउंट कर सकते हैं। जैसे 28 दिन में से जो हम 14 दिन माइनस कर लेते हैं तो हमें हमारा ओवुलेशन का जो टाइम है वो पता लग जाता है, ठीक है। तो 14th डे के ऊपर जो इसका लेवल क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। 12th डे पे जो है ब्लड रिलीज होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सबसे पहला फंक्शन, देखो जब हम लास्ट स्लाइड में पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि जो हमारा फॉलिकल है उस फॉलिकल के बनने की जो है टोटल 5 स्टेज होती है, जिसमें से 4 स्टेज हमने देखी थी। तो यहां तक तो क्या होगी, ग्रोथ होगी। एंड्रल फॉलिकल तक तो जो है हमारा वो फॉलिकल क्या होता है, ग्रोथ होती है। अब बात आती है मैच्योरेशन की, तो अब ग्रोथ की बात नहीं आएगी, अब मैच्योरेशन की बात आएगी। तो जो फॉलिकल की ग्रोथ थी वो तो किसने करवा दी, एफएसएच हार्मोन ने करवा दी। अब हम बात करें मैच्योरेशन की, फॉलिकल का मैच्योरेशन कौन करवाएगा, तो फॉलिकल का मैच्योरेशन करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या करेगा, जो एंड्रल फॉलिकल है इस एंड्रल फॉलिकल की मैच्योरेशन करवाएगा। देखो एंड्रल फॉलिकल एक पूरी तरीके से ग्रोथ फॉर्म है ना, जो फॉलिकल था वो पूरी तरीके से जो है वो ग्रोथ तो उसकी हो चुकी है। अब बात आती है मैच्योरेशन की, तो यहां तक तो एफएसएच ने काम किया था। अब मैच्योरेशन की बारी आएगी तो मैच्योरेशन कौन करवाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाएगा, एंड्रल फॉलिकल को जो है कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल, इसको कन्वर्ट करवा देगा ग्राफियन फॉलिकल। और जो ग्राफियन फॉलिकल है वो पूरी तरीके से मैच्योर फॉर्म होती है फॉलिकल की। तो ये टोटल 5 स्टेजेस होती हैं फॉलिकल्स की बनने की। जो ग्रोथ है एंड्रल फॉलिकल तक तो फॉर्मेशन किसने किया, एफएसएच हार्मोन ने। अब पूरी तरीके से ग्रोथ करवाने के बाद मैच्योरेशन किसने करवाया, तो वो करवाया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो जो एंड्रल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक जो है वो ग्राफियन फॉलिकल तक कौन बनाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाएगा। तो मैच्योरेशन जो कौन करवा देगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो करवाएगा। अब इसके बाद अब क्या करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसे ये क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है ओवम, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होगा क्या, oocyte, ओवम या सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा। अब क्या करेगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटर करेगा किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। और एंटर करेगा, इसके एंटर करने की वजह से क्या होगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ओवम और सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है ये ओवम जो है क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। और इसी सेकेंडरी oocyte और इस ओवम का जो है वो ग्राफियन फॉलिकल के बाहर रिलीज हो जाना ही क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। इसी
को हम क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलेंगे। जो हमारा ओवम है उसका ग्राफ फोलिकल से निकल के बाहर आ जाना क्या कहलाएगा, ओवुलेशन कहलाएगा। और जैसे ही ओवुलेशन होगा, ये जो ओवुलेशन होगा ओवम रिलीज हो गया, ठीक है। अगर ये जो ओवम होता है जिसको हम सेकेंडरी ओवाइट भी बोलते हैं, ये इस ओवम का जो लाइफ स्पैन है वो 12 से लेकर 24 घंटे का जो हिस्सा होता है लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। अगर इस 12 से 24 घंटे के अंदर क्या होता है, स्पर्म अवेलेबल होता है। अगर स्पर्म अवेलेबल होगा इस 12 से 24 घंटे के अंदर तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर इस 12 से 24 घंटे के अंदर स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी हो पाएगी, कंसीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारी सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, इसके अंदर इसका नाम है फोलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज। फोलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज है, इसके अंदर हमें जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन करता है। क्लियर है ना सबको? हमने बेटा तो धन नहीं करो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम आएगा जैसे कि वो आगे हमारे थर्ड फेज के अंदर आएगा। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो हमारी तीसरी फेज के अंदर आएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को रिपीट करना है वापस से, क्या रिपीट करना है, जो चीज समझ नहीं आई बस ओके लास्ट अभी का, ठीक है। तो अभी क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, एंटर करेगा ग्राफियन फोलिकल का फॉर्मेशन किया, मैच्योर फोलिकल का ग्राफियन फोलिकल बना, उस ग्राफियन फोलिकल के अंदर एंटर करेगा, जिसकी वजह से ग्राफियन फोलिकल के अंदर जो ओवम प्रेजेंट है ये ओवम रिलीज होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये जो ओवम रिलीज होकर बाहर आया है ये 12 से 24 घंटे तक जो है वो जिंदा रहेगा। इस 12 से 24 घंटे के अंदर अगर जो है स्पर्म प्रेजेंट होगा, स्पर्म अवेलेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और अगर जो है क्या नहीं होता है, अगर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो थर्ड फेज है हमारी वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ओके ठीक है। जो हमारी थर्ड फेज है वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की क्लास हमारी अभी तक यहीं कंप्लीट होती है। जो भी डाउट्स हैं वो कल पूछ लेना, अभी पढ़ना है इसको आज, और कल जो डाउट्स डेवलप होते हैं वो कल की क्लास में पूछ लेना, ओके थैंक यू।